हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वर्ल्ड। मेरा नाम है हरपाल सिंह। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे आरएसएम एसएसबी द्वारा कंडक्ट करवाए गए राजस्थान WRD JEE सिविल 2016 के एग्जाम के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 3, पेपर 1 एंड पेपर 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि डिग्री एंड डिप्लोमा के नॉन TSP के पेपर्स थे। पेपर 3 में आज हम डिस्कस करेंगे डिग्री TSP के पेपर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आज के पेपर का कोड है 19। इस पेपर में टोटल 120 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चंस राजस्थान जीके के हैं और 80 क्वेश्चंस सिविल टेक्निकल के क्वेश्चंस दिए गए हैं। 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले हम टेक्निकल के 80 क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद हम राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विच पोजिशन ऑफ नेचुरल बेड ऑफ स्टोन रिलेटिव टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर एंश्योर मैक्सिमम स्ट्रेंथ। निम्न में से किस स्थिति में पत्थर के नेचुरल बेड होने से अधिकतम सामर्थ्य स्ट्रेंथ प्राप्त की जा सकती है। हमें ऑप्शन दिए गए हैं परपेंडिकुलर, पैरेलल, ऑब्लिक, नन ऑफ अबोव। देखिए, अगर नेचुरल बेड और जो प्रेशर की जो डायरेक्शन है वो अगर परपेंडिकुलर रहेगी तो हमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक इज कैरिड आउट इन पग मिल। निम्न में से कौन सा कार्य ईंट बनाते समय पग मिल में किया जाता है। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं डिगिंग, क्लीनिंग, वेदरिंग और टेम्परिंग। देखिए, जो पग मिल रहती है उसका काम रहता है टेम्परिंग करने का, तो इसका आंसर हो जाएगा टेम्परिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम इज बेस्ट सूटेड फॉर। हमें ऑप्शन दिए गए हैं प्लास्टर वर्क, वाइट वॉश वर्क, मैसनरी वर्क, नन ऑफ अबोव। जो मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम रहता है वो बेस्ट सूटेड होता है मैसनरी मोर्टार के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा मैसनरी मोर्टार। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि फैट लाइम किस काम में आता है, तो इसका आंसर हो जाता प्लास्टर वर्क और वाइट वॉश। फैट लाइम प्लास्टर और वर्क और वाइट वॉश दोनों के काम में आता है, और जो मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम है उसे हम यूज़ करते हैं मैसनरी मोर्टार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following grades of concrete is recommended by BIS for moderate exposure condition। तो हमें moderate exposure condition के लिए पूछा गया है कि कौन से ग्रेड की कंक्रीट हम यूज़ करते हैं। हमें ऑप्शन दिए गए हैं M10, M15, M20 और M25। देखिए, BIS ने कोड में क्या कह रखा है। BIS बोलता है कि हमारे पास 5 अलग अलग कंडीशन रहती है: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। माइल्ड कंडीशन में हम RCC के लिए M20 ग्रेड यूज़ करते हैं, मॉडरेट के लिए M25, सीवियर के लिए हम M30 यूज़ करते हैं, वेरी सीवियर कंडीशन के लिए हम M35 यूज़ करते हैं, और एक्सट्रीम कंडीशन में हम M40 यूज़ करते हैं। PCC के लिए ये ग्रेड्स डिफरेंट होंगे। तो हमसे क्वेश्चन RCC के लिए पूछा गया है मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा M25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स ऑफ एग्रीगेट रिक्वायर्ड मिनिमम वाटर टू अचीव अ डिजायर्ड वर्केबिलिटी। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एग्रीगेट की कौन सी शेप के लिए हमें कम से कम पानी की जरूरत पड़ेगी एक डिजायर्ड वर्केबिलिटी को अचीव करने के लिए। हमें ऑप्शन दिए गए हैं क्यूबिकल, राउंडेड, एलोंगेटेड और स्क्वायर। देखिए, इन चारों ऑप्शन में से जिसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होगा उसके लिए हमें मिनिमम वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, और इन चारों में से ऑप्शन जो है 2 है, जो राउंडेड शेप रहती है उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया मैक्सिमम रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डिटेक्ट्स प्रेजेंस ऑफ अनकंबाइंड लाइम इन सीमेंट। ऑप्शंस दिए गए हैं फाइनेंस, कंसिस्टेंसी, इनिशियल सेटिंग टाइम और साउंडनेस, तो इसका आंसर हो जाएगा साउंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर इज रिकमेंडेड फॉर पेंट ऑफ एक्सटीरियर सर्फेसेज ऑफ हाउस। देखिए, हमें एक्सटीरियर सर्फेसेज ऑफ हाउस के लिए PVCN नंबर पूछा गया है पेंट के लिए। तो पहले हम देखते हैं कि PVCN नंबर क्या होता है। देखिए, जो PVCN नंबर होता है वो एक रेशियो होता है, रेशियो होता है V1/V1 + V2। तो इसके अंदर जो V1 रहता है उसका मतलब है कि कितना वॉल्यूम है पिगमेंट का पेंट के अंदर। जो V2 रहता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ नॉन वॉलेटाइल व्हीकल इन पेंट। तो इनका जो रेशियो रहता है वो PVCN नंबर रहता है। देखिए, जो PVCN नंबर है इसकी रेंज जो वेरी करती है और डिपेंड करती है जो पेंट है उसका क्या क्या यूज आएगा, पेंट का टाइप क्या है। हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि एक्सटीरियर सरफेसेज के लिए हमें यूज़ करना है, तो एक्सटीरियर सरफेसेज के लिए जो PVCN की रेंज रहती है वो रहती है 28 to 40, तो इसका आंसर हो जाएगा 28 to 40। बाकी के जो हैं PVCN नंबर की रेंज वो भी हमें याद रखनी है, किसी भी क्वेश्चन में डेटा को चेंज करके हमसे फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्लैक इन अ पर्ट नेटवर्क रेफर्स टू।
हमें ऑप्शन दिए गए हैं एक्टिविटी, इवेंट, डमी एक्टिविटी, नन ऑफ वो। देखिए जो पार्ट होता है वो इवेंट ओरिएंटेड रहता है और जो CPM होता है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड रहता है, तो जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ सैंड शोज मैक्सिमम बल्किंग एट सर्टेन परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। देखिए हमारे पास अगर फाइन सैंड है, मीडियम सैंड और कोर्स सैंड है और हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट है और सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है, तो जो सबसे ज़्यादा जो बल्किंग होगी वो होगी फाइन सैंड में, तो इसका आंसर हो जाएगा फाइन सैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए CPM नेटवर्क लेटेस्ट फिनिश टाइम फॉर एन इवेंट I is 8 weeks, activity IJ takes place 4 weeks for completion, event J starts after 12 weeks, float for activity IJ is। देखिए हमें एक एक्टिविटी IJ है उसके लिए फ्लूट पूछा गया है, इसके ऑप्शन दिए गए हैं 4 वीक्स, 8 वीक्स, 12 वीक्स और 0 वीक्स। देखिए जो फ्लोट क्या रहता है, फ्लोट का मतलब होता है कि कौन सी एक्टिविटी जो है उसको कितना डिले किया जा सकता है ताकि जो प्रोजेक्ट है उसके कंप्लीशन टाइम के अंदर कोई भी चेंजेस ना आए। हम किसी एक्टिविटीज़ के कंप्लीशन टाइम को कितना डिले कर सकते हैं उसी को हम फ्लोट बोलते हैं। देखिए जो एक्टिविटी आई है, जो एक्टिविटी आईज है उसके फिनिश टाइम हमें 8 वीक्स दिया गया है और आईजे एक्टिविटी को जो पूरा होने के लिए 4 वीक का टाइम चाहिए और हमें जे को स्टार्ट करना है 12 वीक्स के अंदर। तो देखिए आई और जे है 12 वीक्स और 8 वीक्स दिया गया है, तो हमारे पास 4 वीक्स का टाइम अवेलेबल है, लेकिन जो एक्टिविटी है वो ऑलरेडी 4 वीक टाइम ले रही है। इसका मतलब है हमारे पास कोई भी टाइम नहीं बचेगा, तो हमारे पास 0 वीक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, यानी कि इसका जो फ्लोट होगा वो 0 वीक्स हो जाएगा और हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा के भी देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ फॉर अ फ्लूइड इन मोशन प्रेशर एट अ पॉइंट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन देन द फ्लूइड इज। देखिए ये बोल रहा है कि अगर कोई फ्लूइड है वो मोशन में है और उसमें किसी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो सभी डायरेक्शन में सेम है, तो जो फ्लूइड है उसको हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन दिए गए हैं रियल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, इन आइडियल फ्लूइड या फिर इन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। देखिए जो रियल फ्लूइड होते हैं उसके अंदर अगर वाटर के अंदर फ्लो रहता है तो जो कभी भी प्रेशर सभी डायरेक्शन के अंदर XYZ के अंदर सेम नहीं रह सकते, और जो आइडियल फ्लूइड रहते हैं उनके अंदर प्रेशर सभी डायरेक्शन के अंदर सेम रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आइडियल फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन एन आइसबर्ग 15% ऑफ द वॉल्यूम प्रोजेक्ट्स अबोव द सी सरफेस इफ द स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर इज 10.5 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, द स्पेसिफिक वेट ऑफ द आइसबर्ग। देखिए हमें स्पेसिफिक वेट ऑफ द आइसबर्ग गामा आइस के बारे में पूछा गया है और हमें दिया गया है सी वाटर का गामा हमें दिया गया है, गामा ऑफ सी हमें दिया गया है और हमें ये बोला गया है कि आइसबर्ग है जिसका 15% जो वॉल्यूम है वो सी सरफेस से ऊपर है। तो पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं कैसे होगा। देखिए 15% जो वॉल्यूम है वो जो सी का वाटर लेवल है उसके अबो है और 85% बिलो होगा, तो हमें गामा सी दिया गया है 10.5 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब और हमें गामा आइस पूछा गया है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये इसके अंदर बायोंसी का कंसेप्ट लगेगा। इसका मतलब ये है कि जितना जो वेट है इस आइस क्यूब का, जितना भी इस आइस क्यूब का वेट है वो बैलेंस होगा फोर्स ऑफ बायोंसी से। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं वेट ऑफ द आइसबर्ग इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस आइसबर्ग। वेट ऑफ द आइसबर्ग की जगह हम लिख सकते हैं गामा वी। देखिए वेट ऑफ द आइसबर्ग है तो यहाँ पे गामा आइस आएगा और गामा ही और वी आइस आएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ आइस आएगा। और वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड हम देखेंगे यहाँ पे भी गामा वी ही होगा, लेकिन जो गामा यहाँ पे यूज़ करेंगे हम वाटर का जो कि सी है, सी वाटर का आ जाएगा, और जो वॉल्यूम हम यूज़ कर जाएंगे वो होगा वाटर डिस्प्लेस्ड। तो इसका मतलब ये है कि जो वॉल्यूम आइस है वो तो होगा वी और जो वॉल्यूम है वाटर डिस्प्लेस्ड वो होगा 85%, क्योंकि 15% जो आइस है वो वाटर से ऊपर है, वाटर के अंदर ओनली 85% आइस दिया गया है, तो हमारे पास वाटर डिस्प्लेस्ड का वॉल्यूम होगा 85% ऑफ टोटल वी। जब हम सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास गामा आइस आ जाएगा 8.9, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ बॉडी फ्लोटिंग इन अ लिक्विड इज सेड टू बी इन द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ़ इट्स मेटा सेंटर इज। तो हमें पूछा गया है कि एक बॉडी है जो फ्लूइड के अंदर फ्लोट कर रही है और तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अंदर मेटा सेंटर की पोजीशन पूछी गई है हमसे। ऑप्शन दिए गए हैं कोइंसाइड विद इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी,
लाइज अबो इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लाइज बिलो इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी और लाइज बिटवीन द सेंटर ऑफ बायंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखिए अगर कोई भी बॉडी इस तरह से वाटर के अंदर फ्लोट कर रही होती है, अगर उसका मैटर सेंटर की जो पोजीशन है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर है तो बॉडी स्टेबल होगी। अगर जो मेटा सेंटर की पोजीशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ही आ जाती है तो वो कंडीशन न्यूट्रल कंडीशन में होगी। और अगर मेटा सेंटर की पोजीशन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बिलो आ जाती है तो वो जो बॉडी है वो अनस्टेबल हो जाएगी। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अंदर तो मेटा सेंटर की जो पोजीशन होगी वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोइंसाइड करेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्ट्रीम फंक्शन इज गिवन बाय साइन इज इक्वल टू 2x² y प्लस x प्लस 1 y²। द फ्लो रेट अक्रॉस अ लाइन जॉइनिंग पॉइंट ए पॉइंट का दिया हुआ है 3,0 एंड बी पॉइंट का दिया हुआ है 0,2। तो हमसे पूछा गया है फ्लो रेट, यानी कि हमसे पूछा गया है क्यू पूछा गया है कि क्यू की वैल्यू कितनी होगी और हमें साइन की वैल्यू दी गई है। देखिए अगर हमें साइन की वैल्यू दी जाती है और 2 पॉइंट्स हमें दी जाती है तो बड़ा सिंपल हो जाता है क्यू निकालना। आपको करना क्या है कि साइन ए माइनस साइन बी करोगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वही उसका फ्लो रेट होगा। तो देखते हैं कैसे होगा। देखिए हम साइन ए माइनस साइन बी करें या साइन बी माइनस साइन ए करें, जो भी हमारा आंसर आता है उसमें आप मोड लगा दीजिए, यानी कि उसका साइन हटा दीजिए, तो जो भी आंसर आएगा इसका आंसर हो जाएगा। इस साइन बी का मतलब है बी पॉइंट की वैल्यू जब हम साइन की इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो हम वैल्यू आएगी 4। अब जब हम ए पॉइंट की वैल्यू साइन के अंदर पुट करते हैं यानी कि 3,0 लगते हैं एक्स और वाई की जगह, तो दोनों जगह वाई कॉमन है और यहाँ वाई की वैल्यू 0 है तो 0 आ जाएगा, तो साइन ए की वैल्यू 0 आ जाएगी और इसका आंसर आ जाएगा 4 यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइलर्स इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म फॉर द मोशन ऑफ लिक्विड्स इज गिवन बाय। तो हमें आइलर्स इक्वेशन की इक्वेशन पूछी गई है, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी है। चारों ऑप्शंस देखने पे हमें पता है कि आइलर्स इक्वेशन कौन सी है, ऑप्शन 2 है। देखिए अगर हम कभी भूल जाते हैं तो इसको एक याद रखने का तरीका ये है कि आइलर्स इक्वेशन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं, ये आइलर्स इक्वेशन है, जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें बर्नौली की इक्वेशन मिलती है। तो नॉर्मली हमें बर्नौली की इक्वेशन हमें याद रहती है P/ρ प्लस v²/2 प्लस z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बर्नौली इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें फिर से आइलर्स इक्वेशन मिल जाती है, तो हम इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। देखिए यहाँ ई की जगह रो आएगा, ये मिसप्रिंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 स्मॉल ऑरिफिसेस A and B of dia 1 cm and 2 cm respectively are placed on sides of tank at depth H1 and H2 below the open liquid surface. If discharges through A and B are equal, then ratio of H1 and H2 will be। देखिए हमें बोला गया है कि 2 स्मॉल ऑरिफिस हैं, एक टैंक है, उसके H1 और H जो सरफेसेस हैं वहाँ से बिलो डिस्टेंस पे उनकी पोजीशन है और इन दोनों से सेम अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज जो है उसका फ्लो हो रहा है। तो हमें पूछा गया है कि H1/H2 यानी कि H1 और H2 का रेशियो क्या होगा, और हमें इन दोनों के जो डाया हैं वो 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हमें दिए गए हैं। देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए Q इज इक्वल टू होता है ए वी, सबको पता है, जहाँ पे A की वैल्यू क्या रहेगी, सर्कुलर ऑरिफिस है तो π/4 इंटू d² एरिया हो जाएगा, और जो V है वो हो जाएगा CD√2GH। तो इस इक्वेशन में Q क्या हो जाएगा, Q इज प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यहाँ वेरिएबल क्या है D है और एक H है, तो d²√H। तो हमें क्या बोला गया है कि Q है जो दोनों ऑरिफिस के लिए सेम है, यानी कि Q1/Q2 करेंगे तो हमें H1/H2 की वैल्यू D1 और D2 की फॉर्म में आ जाएगी। तो H1/H2 क्या हो जाएगा, D2⁴/D1⁴। देखिए D1 और D2 की वैल्यू हमें दी गई है, D1 1 सेंटीमीटर है, D2 2 सेंटीमीटर है, तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा 16:1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रांसिस फॉर्मूला फॉर द डिस्चार्ज ओवर सिपोलाटी वियर इज। तो हमें सिपोलाटी वियर के लिए डिस्चार्ज फॉर्मूला पूछा गया है जो फ्रांसिस ने दिया गया। तो पहले हम देखते हैं सिपोलाटी वियर होता क्या है। देखिए सिपोलाटी जो वियर होता है वो एक ट्रेपेजोइडल काइंड का वियर होता है, जिसके अंदर जो इसका स्लोप होता है वो स्लोप होता है 4 वर्टिकल रेशियो 1 हॉरिजॉन्टल। तो हमें ये भी याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि उसमें डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या है जो फ्रांसिस ने दिया है। देखिए तो जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला रहता है उसमें पावर रहती है 3/2। तो आप
देख सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 1.84 LH⁻³ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ नोजल इज जनरली मेड ऑफ, तो हमें पूछा गया है कि नोजल जो है सामान्यतः किस तरह की होती है, कौन सी शेप होती है नोजल की। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, साइलेंट्रिकल शेप होती है, कन्वर्जेंट शेप होती है, डाइवर्जेंट शेप होती है, या कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट शेप होती है। देखिए जो नोजल होती है उसमें जो एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो ऐसे कम होता है, तो इसका मतलब ये है कि जो वाटर पीछे से आएगा वो कन्वर्ज होके हाई वेलोसिटी से आगे डिस्चार्ज होगा। इसका मतलब है इसकी जो शेप है कन्वर्जेंट शेप होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन इज एक्सप्रेस्ड बाय, तो हमें पूछा गया है कि सडन एक्सपेंशन जब होता है वाटर का तो उसके अंदर जो हेड लॉस होता है तो उसका इक्वेशन क्या है। देखिए हमें ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए जो ऑप्शन 1 है वो नहीं होगा, तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो V1² माइनस V2² यानी कि तो एनर्जी का डिफरेंस हो गया, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट ऑप्शन है जिसके अंदर हमें दिया गया है V1 माइनस V2/2g का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे g का स्क्वायर बन रहा है डिनोमिनेटर में, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। और हमारे पास ऑप्शन 3 और 4 बचते हैं जिसके अंदर हमें डिफरेंस ये है कि इसमें अपॉन में 2g है और यहाँ पे g है, जिसमें डिनोमिनेटर में 2g होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर हैमर डिपेंड्स अपॉन, तो जो वाटर हैमर होता है उसका मैग्नीट्यूड किस चीज़ पे डिपेंड करता है। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। स्पीड एट विच द वॉल्व इज क्लोज, बिल्कुल इस पर डिपेंड करता है। इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द पाइप मटेरियल, उस पर भी डिपेंड करता है। इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द पाइप, बिल्कुल इस पर भी डिपेंड करता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एनी स्टार टू बी सर्कमपोलर स्टार इट्स, तो हमें पूछा गया है कि सर्कमपोलर स्टार होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहती हैं। तो ऑप्शन हमें दिया गया है डिक्लिनेशन मस्ट बी 0 डिग्री, डिक्लिनेशन मस्ट बी 90 डिग्री, आवर एंगल मस्ट बी 180 डिग्री, या फिर डिस्टेंस फ्रॉम द पोल मस्ट बी लेस देन लैटिट्यूड ऑफ द ऑब्जर्वर। देखिए पहले हमें ये समझना होगा कि सर्कमपोलर स्टार होता क्या है। देखिए अगर इसको हम स्पेशल स्फीयर माने तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पे अर्थ है और अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जर्वर है, तो उसको क्या लगेगा कि कोई भी स्टार यहाँ से राइज होता है और इस पॉइंट पे आके वो स्टार सेट हो जाता है। अगर ये पाथ कोई स्टार अगर लेता है तो यहाँ इस पॉइंट पे वो स्टार राइज होगा, इस पॉइंट पे जाके वो सेट हो जाएगा। सेम गोज फॉर दिस स्टार, सेम गोज फॉर दिस स्टार। तो ये जो तीनों स्टार हैं इनको ये जो एक पॉइंट पर राइज होंगे और दूसरे पॉइंट पे जाके सेट हो जाएंगे। लेकिन कोई स्टार अगर इस तरह का है कि वो किसी भी नॉर्थ सेलेस्टियल पोल के पास में है और वो कभी सेट नहीं होता है, वो कभी भी होराइजन के नीचे नहीं जाता है, वो तो इस ऑब्जर्वर को हमेशा ही दिखेगा, चाहे दिन हो चाहे रात हो। तो इस तरह का जो स्टार होता है उसको हम सर्कमपोलर स्टार कहते हैं। इस तरह का जो स्टार रहता है वो नॉर्थ पोल जो रहता है उसके पास रहता है, उसकी डिस्टेंस जो है नॉर्थ पोल से डिस्टेंस बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू द पोजिशन ऑफ द ऑब्जर्वर। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लैटिट्यूडनल डिस्टेंस ऑफ द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ इज़ अबाउट, तो हमसे पूछा गया है कि जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट होता है उसकी अर्थ से डिस्टेंस कितनी होती है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 30,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, 26,000 किलोमीटर या फिर 44,000 किलोमीटर। देखिए जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रहता है उसकी जो अर्थ से डिस्टेंस होती है वो होती है 36,000 किलोमीटर। जियो स्टेशनरी का मतलब ये होता है कि अर्थ पे अगर कोई भी ऑब्जर्वर है उसको जो सैटेलाइट है वो हमेशा एक स्टेशनरी पोजीशन में दिखेगा, उसको लगेगा कि जो सैटेलाइट है वो एक फिक्स्ड पोजीशन पे है। लेकिन एक्चुअल में होता ये है कि जो उसकी एंगुलर स्पीड होती है वो अर्थ के रेवोल्यूशन की स्पीड के इक्वल होती है, जिसके कारण उसको स्टेशनरी लगता है, इसीलिए हम उसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप अबाउट द वर्टिकल एक्सिस इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड। देखिए इसमें पूछा गया है कि किसी भी टेलीस्कोप को हम वर्टिकल एक्सिस के अबाउट किसी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर अगर हम टर्न करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। हमें ऑप्शन 4 दिए गए हैं, रिवर्सिंग, प्लंजिंग, स्विंगिंग या ट्रांजिटिंग। देखिए जो टेलीस्कोप होता है अगर हम उसको यहाँ इस वर्टिकल सर्कल के अराउंड इस तरह से टर्न करवाते हैं तो इसको बोलते हैं फेस चेंजिंग। अगर हम किसी भी हॉरिजॉन्टल जो इसका जो सर्कल रहता है
जो हॉरिजॉन्टल प्लेन रहता है उसके अराउंड अगर हम इसको टर्न करवाते हैं तो इसको बोलते हैं स्विंगिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा स्विंगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वेल कंडीशन ट्रायंगल हैज़ एंगल नॉट लेस देन एंड मोर देन रिस्पेक्टिवली। तो हमें पूछा गया है कि जो वेल कंडीशनल ट्रायंगल होता है तो उसके जो एंगल्स रहते हैं वो किस तरह के एंगल रहते हैं। तो ऑप्शन 1 में दिया गया है 10 डिग्री और 90 डिग्री, 20 डिग्री एंड 120 डिग्री, 30 डिग्री 120 डिग्री, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए कोई भी अगर ट्रायंगल ऐसा है जिसके अंदर जो एंगल है 30 डिग्री से बड़े हैं और 120 डिग्री से छोटे हैं, यानी कोई भी एंगल है 30 डिग्री से छोटा नहीं है या फिर कोई भी वन एंगल 120 डिग्री से बड़ा नहीं है, तो उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं वेल कंडीशनल ट्रायंगल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट अ प्लेस इज 7 डिग्री 20 मिनट ईस्ट एंड बियरिंग गिवन बाय कंपास इज 45 डिग्री 40 मिनट ईस्ट, देन ट्रू बियरिंग ऑफ द प्लेस इज। तो हमें ट्रू बियरिंग के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है। हमें मैग्नेटिक डिक्लिनेशन हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है और हमें मैग्नेटिक बियरिंग दी गई है। तो हमें ट्रू बियरिंग के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है और हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए ट्रू बियरिंग रहती है, उसका फॉर्मूला रहता है ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस डिक्लिनेशन। हमें मैग्नेटिक बियरिंग की वैल्यू हमें दी गई है 45 डिग्री 40 मिनट ईस्ट और डिक्लिनेशन भी हमें 7 डिग्री 20 मिनट ईस्ट ही दिया गया है। दोनों का समेशन करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 53 डिग्री हो जाएगा, जो कि ईस्ट होगा यानी कि नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। देखिए क्वेश्चन के अंदर कुछ मिस्टेक था। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे ईस्ट की जगह वेस्ट दिया गया था, तो मैंने इसको चेंज कर दिया है ताकि हमारा जो आंसर है ऑप्शन में से ही आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द राइज एंड फॉल मेथड प्रोवाइड्स एन अरिथमेटिक चेक ऑन। तो हमसे पूछा गया है जो राइट एंड फॉल मेथड है वो किस तरह के अरिथमेटिक चेक हमें देता है। ऑप्शन 1 में दिया गया है बैक साइड और फोर साइड के लिए चेक देता है, इंटरमीडिएट साइड्स के लिए चेक देता है, या बैक साइड एंड इंटरमीडिएट साइड के लिए देता है, या फिर बैक साइड इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड यानी कि तीनों साइड्स के लिए हमें चेक देता है। देखिए राइज एंड फॉल मेथड है वो तीनों साइड के लिए चेक देता है। इसका आंसर हो जाएगा 4। हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि होता अगर कि HI मेथड है जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड है जिसको हम कॉलिमेशन मेथड भी बोलते हैं, वो पूछा होता था, तो इसका आंसर हो जाता ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑपरेशन ऑफ टर्निंग द टेबल सो दैट ऑल द लाइन्स ऑन द पेपर आर पैरेलल टू द करस्पॉन्डिंग लाइन्स ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड। देखिए इस तरह के ऑपरेशन के बारे में पूछा गया है जिसके अंदर अगर प्लेन टेबल के ऊपर कोई भी लाइंस हमें इस तरह से दी गई हैं और ग्राउंड के अंदर भी हमें इस तरह की लाइंस हमें दी गई हैं, तो ये लाइंस इन लाइंस के पैरेलल हो जाए, इस तरह के ऑपरेशन को क्या बोलते हैं। देखिए हमें क्या करना होगा, इस तरह के ऑपरेशन के लिए हमें टेबल को क्या होगा, टर्न करना होगा। हमें टेबल को थोड़ा सा रोटेट करके टर्न करके हमें देखना होगा कि एलिडेट से कि ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल हुई है कि नहीं। तो इस ऑपरेशन को हम बोलते हैं ओरिएंटेशन, यानी कि टेबल का ओरिएंटेशन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंटूर लाइन्स कैन क्रॉस वन अनदर ऑन मैप ओनली इन केस ऑफ। तो हमसे पूछा गया है कि कंटूर लाइन कौन से केस के अंदर एक दूसरे को जो है क्रॉस करती है। हमें ऑप्शन दिए गए हैं वर्टिकल क्लिफ, वैले, अ रिज एंड इन ओवरहैंगिंग क्लिफ। देखिए जो इसका आंसर हो जाएगा इन ओवरहैंगिंग क्लिफ। देखिए ओवरहैंगिंग क्लिफ के जो केस के अंदर है, इस तरह से कोई भी जो कंटूर लाइन है वो एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं, लेकिन जो वर्टिकल क्लिफ रहता है उसके अंदर सारी की सारी जो लाइनें रहती हैं वो इस तरह से एक सिंगल लाइन के अंदर सिंगल लाइन फॉर्म कर देती हैं सारी की सारी लाइनें। तो ये सारी लाइनें एक सिंगल लाइन फॉर्म करती हैं, इसके अंदर एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, लेकिन जो ओवरहैंगिंग जो क्लिफ है उसके अंदर लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पायर टेस्ट इज यूज फॉर एडजस्टमेंट ऑफ। देखिए स्पायर टेस्ट के बारे में पूछा गया है कि क्या काम में आता है। ऑप्शन दिए गए हैं लाइन ऑफ साइट, वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एडजस्टमेंट ऑफ द एल्टीट्यूड बबल। देखिए जो स्पायर टेस्ट रहता है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को चेक करने के लिए काम में आ जाता है कि हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है वो वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर है कि नहीं, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जो भी हम जो रीडिंग्स लेंगे वो रीडिंग्स जो है करेक्ट रीडिंग नहीं होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बोविच रूल करेक्शन टू लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ एनी साइड इज इक्वल टू। देखिए हमें बोविच रूल है, इसके अकॉर्डिंग में बताना है कि करेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। देखिए जो बोविच रूल रहता है उसके अंदर फॉर्मूला रहता है कि किसी भी लैटिट्यूड और डिपार्चर के अंदर, किसी भी साइड के लैटिट्यूड और डिपार्चर के अंदर जो एरर होगी वो इक्वल होगी
टोटल एरर इन लैटिट्यूड या फिर डिपार्चर के अंदर जो भी टोटल एरर होगी उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा लेंथ ऑफ दैट साइड और उसको डिवाइड करेंगे पेरीमीटर ऑफ द ट्रांसफर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया एन एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एवरेज रेनफॉल कैन बी ऑब्टेन्ड। तो हमें पूछा गया है किसी भी कैचमेंट एरिया के अंदर हमें एक्यूरेट एस्टिमेट एवरेज रेनफॉल का चाहिए, तो कौन सा मेथड है जो मोस्ट एक्यूरेट हमें आंसर देगा। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं आइसोहाइटल मेथड, अरिथमेटिक मेथड, थीजन पॉलीगल मेथड और या फिर नॉर्मल रेशियो मेथड। तो इसका आंसर है आइसोहाइटल मेथड। देखिए जो सबसे जो एक्यूरेट हमें बेस्ट आंसर देता है वो आइसोहाइटल मेथड देता है। 2 नंबर पर थीजन पॉलीगन मेथड रहता है और 3 नंबर पर आता है हमारा अरिथमेटिक मीन मेथड। तो इन सब में जो लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू देता है वो पूछा जाए तो अरिथमेटिक है और मिडिल में है जो थीजन पॉलीगन है, सबसे बेस्ट आइसोहाइटल मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइसीमीटर इज यूज टू मेजर। लाइसीमीटर क्या मेजर करने के काम में आता है, हमसे पूछा गया है क्या मापने के काम में आता है। ऑप्शन में दिए गए हैं इन्फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर और इवेपोट्रांसपिरेशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, इवेपोट्रांसपिरेशन को मेजर करने के काम में लिया जाता है लाइसीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। तो मुझसे पूछा गया है नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज इन चारों में से कौन सा है। हमें ऑप्शन दिए गए हैं फ्लोटिंग टाइप रेन गेज, स्टीवंस वेइंग टाइप रेन गेज, साइमंस रेन गेज या फिर टिपिंग बकेट टाइप रेन गेज। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 3, साइमंस रेन गेज। बाकी के जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये दिए गए हैं रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज के, और जो फ्लोटिंग टाइप रेन गेज है इसको हम साइफन रेन गेज भी बोलते हैं, और जो साइमन रेन गेज है ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज है। तो ये चीज़ें भी हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है इन्फिल्ट्रेशन रेट इज ऑलवेज लेस देन द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। ये गलत है। इक्वल टू और लेस देन द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। देखिए इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के इक्वल भी हो सकती है इन्फिल्ट्रेशन रेट या उससे कम भी रहती है, ये डिपेंड करता है कि जो रेन की इंटेंसिटी कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कैचमेंट एरिया इज 80 हेक्टेयर हैज़ अ रन ऑफ कोफिशिएंट 0.5, अ स्टॉर्म ऑफ ड्यूरेशन लार्जर देन द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द कैचमेंट एंड इंटेंसिटी 3.6 सेंटीमीटर पर आवर क्रिएट्स पीक डिस्चार्ज ऑफ। देखिए हमें पीक डिस्चार्ज क्यू पी की वैल्यू हमसे पूछी गई है और हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, एरिया दिया गया है हेक्टेयर के अंदर, हमें रन ऑफ कोफिशिएंट के की वैल्यू दी गई है 0.5 और हमें यहाँ पे रेनफॉल इंटेंसिटी यानी रेनफॉल आई की वैल्यू हमें दी गई है सेंटीमीटर पर आवर में। हमसे क्यू पी पूछा गया है। तो क्यू पी का एक डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है, क्यू पी इजिकल टू कहता है के आई ए, क्यू इजिकल टू किया के आई ए। के की वैल्यू हमें दी गई 0.5 जो कि इसकी कोई भी यूनिट नहीं है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे आई से, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल से, इसकी वैल्यू हमें दी गई है 3.6 सेंटीमीटर पर आवर। सेंटीमीटर पर आवर को हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड के अंदर, तो हम डिवाइड कर देंगे 100 से, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए और आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए हम करेंगे 3600 से, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से। एरिया में दिया गया है 80 हेक्टेयर में, हेक्टेयर को हम चेंज करेंगे मीटर्स के अंदर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10,000 से। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड में 4 मीटर क्यूब पर सेकंड, 4 क्यूमेक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 मीटर क्यूब पर सेकंड ऑफ वाटर इज डाइवर्टेड टू अ 30 हेक्टेयर फील्ड फॉर 5 आवर्स। सोइल प्रोबिंग आफ्टर इरीगेशन शोड दैट 0.4 मीटर ऑफ द वाटर had been stored in the root zone. Water application efficiency in this case would be। देखिए हमें वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी पूछा गया है, तो इसके लिए हम सबसे पहले वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला रहता है वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज इक्वल टू वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन डिवाइडेड बाय वाटर डाइवर्टेड टू द फील्ड। तो हमें क्वेश्चन के अंदर वाटर डाइवर्टेड टू द फील्ड में दिया गया है 12 मीटर क्यूब पर सेकंड, तो इसकी कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा, तो इसको हम मीटर क्यूब पर सेकंड में यहाँ पुट कर सकते हैं वैल्यू को। नेक्स्ट हमें चाहिए वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन, तो हमें यहाँ पे रूट जोन के अंदर वाटर कितना स्टोर हुआ है उसकी कैलकुलेशन चाहिए। देखिए हमें डेप्थ दे रखी है कि 0.4 मीटर जो वाटर स्टोर हुआ है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से, जो 30 हेक्टेयर जो हमें एरिया दिया गया है, तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम वाटर कितना स्टोर हुआ है, और उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे कितने टाइम तक वाटर को वहाँ एप्लीकेशन किया गया था, कितने टाइम तक वाटर को अप्लाई किया गया था, तो वो 5 घंटे दिया गया है, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि कितना वाटर पर सेकंड वहाँ पे अप्लाई किया गया था। तो हेक्टेयर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे, आवर्स को सेकंड में चेंज कर लेंगे, और हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5555
जो एप्लीकेशन एफिशिएंसी हो जाएगी नीटा ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो 55.55 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूटी इज लार्जेस्ट, तो हमें पूछा गया है कि ड्यूटी अधिकतम कब होती है। ऑप्शन दिए गए हैं ऑन द फील्ड, एट द हेड ऑफ द मेन कैनाल, सेम एट ऑल प्लेसेस, नन ऑफ वो। देखिए ड्यूटी सब पॉइंट पे सेम तो हो नहीं सकती, तो ये आंसर और ऑप्शन जो 4 है ये दोनों तो हो नहीं सकते। अब ऑप्शन 1 कहता है ऑन द फील्ड सबसे बड़ी होगी ड्यूटी, या फिर एट द हेड ऑफ द मेन कैनाल। देखिए जब वाटर किसी भी हेड ऑफ द कैनाल से निकलता है और फील्ड की ओर मूव करता है तो उसकी जो ड्यूटी है वो बढ़ती जाती है। ड्यूटी का मतलब रहता है कि 1 क्यूब में ऑफ वाटर, 1 मीटर क्यूब पर सेकंड जो वाटर जो है कितने हेक्टेयर एरिया को इरिगेट कर सकता है। तो अगर हम 1 क्यूमेक ऑफ वाटर फील्ड पे अप्लाई करेंगे तो वो मैक्सिमम एरिया को इरिगेट कर देगा। अगर वही 1 क्यूब ऑफ वाटर अगर हेड ऑफ कैनाल पर अवेलेबल है तो उसको फील्ड तक लाने के लिए वाटर के अंदर बहुत सारे लॉसेस हो जाएंगे। तो हो सकता है कि 1 क्यूमेक ऑफ वाटर हम हेड से लेके आए तो वो फील्ड तक पहुँचते पहुँचते हमारे पास हाफ क्यूमेक बच जाए। तो इसका मतलब ये है कि वाटर का लॉसेज हो जाएंगे, ज़्यादा लॉसेज हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ऑन द फील्ड ड्यूटी जो है लार्जेस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइनिंग ऑफ इरिगेशन चैनल्स, देखिए लाइनिंग ऑफ इरिगेशन चैनल्स के बारे में पूछा गया। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, इंक्रीजेज द वाटर लॉगिंग एरिया, ये ऑप्शन गलत है, डिक्रीज करता है लाइनिंग। नेक्स्ट ऑप्शन है डिक्रीजेज द वाटर लॉगिंग ऑफ द एरिया, बिल्कुल सही है। डज नॉट चेंज द वाटर लॉगिंग, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन नो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। लाइनिंग जो है इरिगेशन कैनाल्स की वो वाटर लॉगिंग जो किसी भी एरिया की उसको कम करता है। वो जो पानी का सीपेज होता है जो चैनल की वॉल्स और बॉटम से उसको डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से जो साइड एरिया वो वाटर लॉग नहीं हो पाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज रेजाइम स्कोर डेप्थ फॉर अ चैनल इन सोइल विद सिल्ट फैक्टर ऑफ यूनिटी कैरिंग 8 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ द डिस्चार्ज इंटेंसिटी इन अकॉर्डेंस विथ लेसी रेजाइम थ्योरी। तो हमें लेसी रेजाइम थ्योरी का यूज़ करते हुए हमें रेजाइम स्कोर डेप्थ की वैल्यू हमें पूछी गई है। देखिए अगर हमें ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए लेसी के अकॉर्डिंग स्कोर डेप्थ का जो फॉर्मूला रहता है वो होता है 1.35 मल्टीप्लाई बाई क्यू स्क्र बाई एफ की पावर 1/3। देखिए एफ जो यहाँ रहता है वो रहता है सिल्ट फैक्टर, जिसकी वैल्यू हमें 1 दी गई है, तो हम 1 पुट कर देंगे एफ़ की जगह। जो क्यू रहता है वो रहता है कि कितना जो डिस्चार्ज है उसकी इंटेंसिटी है, वो रहता है मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर के अंदर। तो पर मीटर के अंदर हम इसको 1 मीटर की लेंथ मान लेंगे और यहाँ पे 8 वैल्यू पुट कर देंगे क्यू की जगह। और जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.4 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू रिलीव वाटर लॉग्ड लैंड द स्पेसिंग ऑफ टाइल ड्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि टाइल ड्रेन की जो स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्पेसिंग होती टाइल ड्रेन होती क्या है, किस काम में आती है। तो हम देखते हैं। देखिए ये कोई अगर वाटर लॉग्ड एरिया है और इसका जो यहाँ पे हम कोई भी इस तरह से क्रॉप लगाना चाहते हैं, तो अगर ये एरिया है और इसका वाटर लेवल यहाँ तक है तो ये क्रॉप है, इसको ये वाटर टेबल है जो इफ़ेक्ट करेगी। तो हम चाहते हैं कि वाटर टेबल की जो डेप्थ है वो कम हो जाए, वाटर जो टेबल है वो उसकी वैल्यू कम हो जाए। तो हम ये वाटर को ड्रेन आउट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे टाइल ड्रेन्स लगाते हैं। इन टाइल ड्रेन्स की जो स्पेसिंग है उसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला रहता है S = 4K/Q × B² - A², जहाँ पे K रहता है परमेबिलिटी और Q रहता है कि जितना हम वाटर इन पाइप से ड्रेन आउट कर रहे हैं पर मीटर लेंथ, और A जो रहता है ये रहता है जो पाइप की इम्परवियस जो स्टेटा है वहाँ से कितनी हाइट है, और जो B रहता है कि मैक्सिमम हाइट कितनी है वाटर टेबल की। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डेप्थ ऑफ ड्रेन बिलो द वाटर लेवल, तो बोलता है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। तो नहीं, डेप्थ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसी भी डेप्थ पे नहीं रहता है हमारे पास। स्क्वायर जरूर रहता है फॉर्मूले में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहता है। डेप्थ ऑफ ड्रेन बिलो द ग्राउंड, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। डेप्थ ऑफ इम्पर्शन स्टेटा फ्रॉम द ड्रेन, तो ये भी गलत हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल टू बी ड्रेन, तो ये आंसर सही हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ड्राई सॉइल हैज़ मास स्पेसिफिक ग्रेविटी
of 1.4 if the specific gravity of the solid is 2.8 then the void ratio will be। देखिए हमें क्वेश्चन में पूछा गया है वॉइड रेशियो पूछा गया कितना होगा और हमें क्वेश्चन में दिया गया है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है 1.4 और स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड की दी गई है 2.8। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए जो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है उसका फॉर्मूला रहता है गामा बल्क अपॉन गामा डब्लू, यानी कि बल्क यूनिट वेट अपॉन वाटर का जो यूनिट वेट रहता है उसका जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं हम मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखिए जो गामा बल्क होता है उसका फॉर्मूला रहता है G प्लस एस सी अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्लू। गामा डब्लू से गामा डब्लू कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा G प्लस एस सी अपॉन 1 प्लस ई। देखिए हमें ड्राई सॉइल दी गई है, इसका मतलब जो जिसका सैचुरेशन होगा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं GM, यानी कि मास स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू G अपॉन 1 प्लस ई। ड्राई सॉइल के लिए ये फॉर्मूला रहता है। देखिए अब हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि वॉइड रेशियो निकालना है और हमें जो GM मास स्पेसिफिक ग्रेविटी वो दिया गया है और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो भी हमें दिया गया है, तो E की वैल्यू हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं इजीली। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा G अपॉन GM माइनस 1। तो हम G और GM की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास E की वॉइड रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 1, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सोइल हैज़ अ लिक्विड लिमिट ऑफ 40% एंड लाइज अबोव A line when plotted on plasticity chart as per IS soil specification the group symbol of the soil is। देखिए हमें प्लास्टिसिटी चार्ट के बारे में पहले पता होना चाहिए होता क्या है। देखिए प्लास्टिसिटी चार्ट होता है इस तरह से लिक्विड लिमिट और इधर प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बीच में जो चार्ट होता है उसको प्लास्टिसिटी चार्ट बोलते हैं। यहाँ पर एक ए लाइन रहती है जो यहाँ 20 पे कट करती है और यहाँ पे 2 लाइनें और रहती हैं जो यहाँ पे 35 रहता है और यहाँ पे 50 रहता है। 35% लिक्विड लिमिट और 50% लिक्विड लिमिट। अगर लिक्विड लिमिट 50% से ऊपर रहती है तो वो हाईली प्लास्टिक सॉइल रहती है। 35 से 50% के बीच में लिक्विड लिमिट रहती है तो सॉइल होती है वो इंटरमीडिएट तरह की प्लास्टिक सॉइल होगी। और अगर 35% से कम लिक्विड लिमिट रहती है तो लो प्लास्टिसिटी होगी उस तरह की सॉइल की। ठीक है, अगर कोई भी जो सॉइल टाइप है अगर उसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू ए लाइन के ऊपर आ जाती है तो वो क्ले होगी, और अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स PI की वैल्यू अगर ए लाइन के नीचे आती है तो वो जो सॉइल होगी उसको हम बोलते हैं सिल्ट। तो ये सिल्ट और क्ले को डिफ्रेंशिएट करने के काम में आता है प्लास्टिसिटी चार्ट। तो हमसे क्वेश्चन में कहा तक गया है कि लाइज अबो ए लाइन, यानी कि ए लाइन के ऊपर है तो, और दूसरा हमें दिया गया 40% आता है इंटरमीडिएट के अंदर 35 और 50 के बीच में। इसका मतलब क्या है, वो सॉइल जो हो जाएगी वो हो जाएगी इंटरमीडिएट क्ले हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अटरबर्ग लिमिट टेस्ट फॉर कैरिड ऑन अ सर्टेन सॉइल विद द फॉलोइंग रिजल्ट। तो हमें अटरबर्ग लिमिट के अंदर दिया गया लिक्विड लिमिट ये है, प्लास्टिसिटी लिमिट 30% है, श्रिंकेज लिमिट ये दी है। तो वैल्यू ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स, देखिए हमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स PI की वैल्यू हमसे पूछी गई है। हमें पता है PI का जो वैल्यू फॉर्मूला रहता है होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो हमें क्वेश्चन के अंदर लिक्विड लिमिट 45 दिया गया है, प्लास्टिक लिमिट 30% दिया गया है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15%, ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फ्लोनेट इज ड्रॉन टू ऑब्टेन। हमें फ्लोनेट के बारे में पूछा गया है कि वो किस काम में आता है। तो हमें ऑप्शन 1 दिया गया है एग्जिट ग्रेडियंट, बिल्कुल एग्जिट ग्रेडियंट निकालने के काम में आता है फ्लोनेट। सीपेज के लिए काम में आता है। कोफिशिएंट ऑफ परमिलिटी, देखिए इसके लिए नहीं आता है, परमिलिटी के लिए जो है हम फ्लोनेट ड्रॉ नहीं करते हैं। तो जहाँ पे भी परमिलिटी दिया गया ऑप्शंस में वो ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। देखिए परमिलिटी यहाँ पे भी दिया गया है और ऑप्शन इसमें भी दिया गया है, और ऑप्शन बी में एग्जिट ग्रेडियंट, अपलिफ्ट प्रेशर और सीपेज। तो ये हमारा आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ यूनिट वेट एंड विस्कोसिटी ऑफ परकोलेटिंग फ्लूइड आर रिड्यूस्ड टू 80% एंड 60% respectively due to rise in temperature, other things being constant, the change in coefficient of permeability will be। देखिए हमें coefficient of permeability के बारे में पूछा गया है। तो हम लोगों ने एक कोजनी-कर्मन इक्वेशंस जो है वो पढ़ रखी है। उसके अंदर K इज इक्वल टू होता है 1/c इंटू 1/s² गामा W अपॉन म्यू E क्यूब अपॉन 1+e। देखिए हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो यूनिट वेट है और जो विस्कोसिटी है सिर्फ वो 2 ही चीज़ चेंज हो रही हैं, बाकी सब चीज़ें कॉन्स्टेंट है। तो इस फॉर्मूले में हमें पता है जो C होता है वो शेप कांस्टेंट रहता है, जो S होता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया रहता है, गामा W होता है यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है,
म्यू होता है जो विस्कोसिटी होता है, ई वॉइड रेशियो होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब कांस्टेंट हैं। में बोला गया है गामा, तो इसका मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है वो ओनली डिपेंड करेगा गामा डब्ल्यू और म्यू पे, जो इसके रेशियो पे। देखिए हमें गामा डब्ल्यू की जगह कुछ वैल्यू दी गई है, तो हम इसको गामा 1 और गामा 2 बोल देंगे, और म्यू 1 और म्यू 2 बोल देंगे। तो हम K2 अपॉन K1 अगर निकालेंगे तो हो जाएगा गामा 2 अपॉन म्यू 2 इंटू म्यू 1 अपॉन गामा 1। तो हम जब इसका जो क्वेश्चन में दिया गया है कि यूनिट वेट है वो 80% रिड्यूस कर दिया गया है, तो जो गामा 2 अपॉन गामा 1 है उसकी वैल्यू हमें जो है 80% आ जाएगा, और जो म्यू 1 अपॉन म्यू 2 है उसकी जगह हम लिख देंगे 60%। तो हमारे पास जो डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1.33। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स फॉर ए रीमोल्डेड सैंपल हुज लिक्विड लिमिट इज़ 40%। देखिए हमें क्वेश्चन के अंदर लिक्विड लिमिट दी गई है 40%, हमें पूछा गया है कंप्रेशन इंडेक्स क्या होता है। देखिए कंप्रेशन इंडेक्स का एक फॉर्मूला रहता है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन को हम सीसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला रहता है 0.007 लिक्विड लिमिट -10। ये जो फॉर्मूला रहता है ये होता है रिमोल्डेड सैंपल के लिए। अगर हमें अनडिस्टर्ब सैंपल दिया गया होता क्वेश्चन में तो यहाँ पे 0.007 की जगह हो जाता 0.009। तो क्वेश्चन के अंदर हम लिक्विड लिमिट जो 40% दिया गया है 40 वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन या फिर कंप्रेशन इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.21। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तो हमें पूछा गया है कि अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, किस तरह का टेस्ट होता है। तो ऑप्शन में दिए गए हैं कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, अनड्रेन टेस्ट और ड्रेन टेस्ट। देखिए जो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है वो यूयू टेस्ट रहता है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा अनड्रेन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेस्टरगार्ड फॉर्मूला फॉर वर्टिकल स्ट्रेस गिव्स ग्रेटर वैल्यू ऑफ स्ट्रेस देन बोसेनिक फॉर्मूला व्हेन R/Z एक्सीड। तो हमें ये बताना है कि वेस्टरगार्ड फॉर्मूला की जो वैल्यू है वो कब एक्सीड करेगी बोसेनिक की फॉर्मूला से। तो देखिए इसके अंदर एक रिलेशन रहता है R/Z, और जो देखिए इस तरह का एक रिलेशन आता है। ये जो ऊपर वाला कर्व है ये है बोसेनेकी का कर्व, और जो ये वाला कर्व है ये है वेस्टरगार्ड का कर्व। तो ये एक पॉइंट आता है जब इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों की फॉर्मूलों से जो भी वैल्यूज आती हैं उनकी वैल्यू सेम हो जाती है। वो पॉइंट रहता है जब R/Z इस डायरेक्शन में और Q जो रहता है इस डायरेक्शन में, जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो अगर इन R/Z की वैल्यू 1.5 हो जाती है तो ये दोनों जो कर्व है एक ही पॉइंट पे क्रॉस करते हैं एक दूसरे को। अगर R/Z की वैल्यू 1.5 से बड़ी हो जाती है तो जो है वेस्टरगार्ड फॉर्मूले से जो वैल्यू आती है वो बोसेनेकी से बड़ी हो जाती है। अगर R/Z की वैल्यू 1.5 से कम रहती है तो बोसेनेकी वैल्यू की जो वैल्यू आती है फॉर्मूले से वो बड़ी रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5 यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट कैन बी यूज। देखिए न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट कब यूज़ करते हैं, हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्ट्रिप फुटिंग के लिए, सर्कल लोडेड एरिया के लिए, स्क्वायर लोडेड एरिया के लिए, या लोडेड एरिया ऑफ एनी शेप। देखिए जो न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट है उसके अंदर कोई भी एरिया स्पेसिफाइड नहीं है, किसी भी तरह का एरिया हमें दिया गया हो उसके लिए हम उसको चार्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वर्टिकल कट इज टू बी मेड इन ए सैचुरेटेड क्ले, C is equal to 40 kilonewton per meter square, phi is equal to 0 degree, gamma is equal to 21 kilonewton per meter cube without side collapse. What is the theoretical depth to which the clay can be excavated? तो हमें पूछा गया है कि कितनी डेप्थ तक हम सॉइल को एक्सकेवेट कर सकते हैं विदाउट कोई भी फेलियर के, विदाउट कोई भी कोलैप्स के। तो हमें C की वैल्यू दी गई है, गामा की वैल्यू दी गई है और हमें फाई की वैल्यू 0 दी गई है। तो इसके लिए हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है कि जो डेप्थ होगी जो एक्सकेवेशन की वो हो जाएगी Z इज इक्वल टू 4C अपॉन गामा अंडर रूट ऑफ KE। देखिए जो K है एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट, इसकी जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई। फाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 0 डिग्री दी गई है तो साइन 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो के की वैल्यू आ जाएगी 1। अब ये के की वैल्यू 1 अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें सी की वैल्यू 14 दी गई है और गामा की वैल्यू 21 दी गई है, के की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 2.67 मीटर, यानी कि 2.67 मीटर
अगर डेप्थ तक हम एक्सकेवेट करेंगे तो जो एक्सकेवेशन है वो स्टेबल रहेगा, कोई भी वहाँ पे जो कोलैप्स नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी। तो हमें पूछा गया है कौन सा एक्सप्रेशन स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्ट्रेन इनटू स्ट्रेस, हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, 1/3 ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, 1/4 ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। देखिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो एरिया रहता है वो ही उसकी स्ट्रेन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो ट्रायंगुलर एरिया रहता है वो होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ एवरेज shear स्ट्रेस टू मैक्सिमम shear स्ट्रेस इन अ प्रिज्मेटिक बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज। देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि एवरेज टू मैक्सिमम का हमें shear स्ट्रेस का रेशियो बताना है, और हमें स्पेसिफाई किया गया है कि क्रॉस सेक्शन जो है वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। देखिए हमें ये जितने भी क्रॉस सेक्शंस हैं उन सब के बारे में पता होना चाहिए कि उनकी मैक्सिमम shear स्ट्रेस की वैल्यू कितनी रहती है और उसका रिलेशन क्या रहता है एवरेज के साथ। देखिए रेक्टेंगुलर कोई भी क्रॉस सेक्शन होगा तो उसके लिए जो जो है टो की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम shear स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो होती है 3/2 इंटू V/A। देखिए V होता है shear फोर्स अपॉन एरिया, V/A करेंगे तो हमें क्या मिलता है एवरेज shear स्ट्रेस, यानी कि मैक्सिमम shear स्ट्रेस रेक्टेंगल के लिए क्या होता है 1.5 इंटू एवरेज। और हमें क्वेश्चन में पूछा गया एवरेज अपॉन मैक्सिमम, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2/3 ऑप्शन 4। देखिए बाकी के जो डायग्राम्स हैं उनकी वैल्यू भी हमें पता में होनी चाहिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन में कोई भी डाटा चेंज करके आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करंट डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर कॉलम ऑफ अ डायमीटर D। देखिए हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि करंट डायमीटर कितना होगा सर्कुलर कॉलम के लिए। तो पहले हम देखेंगे करंट डायमीटर होता क्या है। देखिए करंट डायमीटर सर्कुलर के लिए भी सर्कुलर होता है, और अगर कोई भी रेक्टेंगल शेप हो रहती है तो उसके अंदर इस तरह से जो करंट का जो है एरिया रहता है। देखिए करंट का मतलब ये रहता है अगर हम इस एरिया के अंदर कहीं पे भी हम एक्सियल जो फोर्स है, एक्सियल कंप्रेशन फोर्स लगाएंगे तो इसके तो जो टोटल एरिया है कहीं पे भी कोई भी टेंशन फोर्स ड्यू टू बेंडिंग, कोई भी टेंशन फोर्स किसी भी एंड पे जनरेट नहीं होगा। तो इस तरह का जो एरिया रहता है उसको करंट बोलते हैं या कोर बोलते हैं। सर्कुलर कॉलम के लिए सर्कुलर होगा, और जो उसका जो डायमीटर होगा वो होगा D/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 D/4। देखिए अगर क्वेश्चन के अंदर हमें से पूछा गया होता कि उसका रेडियस कितना होगा तो उसका आंसर हो जाता ऑप्शन 4, लेकिन हमें पूछा गया डायमीटर तो इसका आंसर हो जाएगा D/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ स्ट्रक्चरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 स्प्रिंग each of the stiffness K in parallel in turn connected to third spring of same stiffness in series. A mass of M is connected at one end of the system and other end is fixed. What shall be the natural frequency of the system? देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें पहले जो डेटा दिया गया है उससे हमने पहले डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो जो स्प्रिंग है वो पैरेलल कनेक्टेड है, उन दोनों के बाद एक और नेक्स्ट जो स्प्रिंग है वो ऐसे सीरीज के अंदर इस तरह से कनेक्टेड है, और जो थर्ड है वहाँ पे एम जो मास का एक जो है एम मास कनेक्टेड है। अब हमसे पूछा गया है इस सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी क्या होगी। देखिए सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी निकालने का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ओमेगा = K/M, यानी कि K की जगह सिस्टम का K इक्विवेलेंट बाय M यानी मास करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब K इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? देखिए ये दोनों स्प्रिंग जो है इनकी जो है जो स्टिफनेस है हमें K दी गई है। हमें पता है पैरेलल 2 स्प्रिंग लगे हो तो उनकी इक्विवेलेंट स्टिफनेस होगी K + K 2K हो जाएगी। तो अगर 2K का कोई स्प्रिंग अगर 1K के स्प्रिंग के साथ अगर सीरीज के अंदर है तो उसका इक्विवेलेंट निकालना हो तो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा 1/K इक्विवेलेंट = 1/2K + 1/K, तो ये हो जाएगा 3/2K। तो इनको हम इन्वर्स कर देंगे तो K इक्विवेलेंट हो जाएगा 2K/3। तो हम K की जगह K इक्विवेलेंट इस फॉर्मूले के अंदर K इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। तो ये इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ बीम। तो हमें किसी भी बीम के अंदर बेंडिंग स्ट्रेस अगर इंड्यूस्ड कर रहा है तो उसके बारे में पूछा गया है, और हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं फ्लेक्सुरल फॉर्मूला क्या होता है। तो फ्लेक्सुरल फॉर्मूला रहता है M/I = F/Y = E/R। तो हम अब ऑप्शंस देखते हैं, 4 ऑप्शन क्या बोलते हैं। डायरेक्टली तो हमें बोला गया बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ बीम जो कि F होता है। ये बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
ई के प्रोपोर्शनल होता है, तो ये ऑप्शन हो गया करेक्ट। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कर्वेचर, देखिए कर्वेचर होता है वो होता है 1/r, तो ये एफ जो है 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, न कि इन्वर्सली, तो ये हो जाएगा आंसर गलत हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखिए रेडियस होगी वो होगी r, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा r, तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये करेक्ट हो जाएगा। तो जो इसका 1 और जो 3 है वो करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What are the static and kinematic indeterminacy respectively of a two-bay frame having fixed spot at the base? देखिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि टू बे फ्रेम क्या होता है, तो ये डायग्राम दे रखा है टू वे फ्रेम का अंदर। देखिए टू बे का मतलब क्या होगा कि, और टू स्टोरी का मतलब क्या हो गया कि ये 2 बे हैं और ये 1 और 2 स्टोरी है, ठीक है। तो ये हमें 2 बे 2 स्टोरी जो फ्रेम हमें दे रखा है, तो हमें बोला गया है कि ये जो है बॉटम पे सारी जगह फिक्स है, तो हमें इसकी स्टैटिक और काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी के बारे में पूछा गया है। देखिए इसके अंदर पहले हम देखेंगे कि टोटल मेंबर्स कितने, तो मेंबर कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए 10 इसके अंदर मेंबर दे रखे हैं। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर टोटल एक्सटर्नल रिएक्शंस कितनी है। देखिए रिएक्शन के लिए यहाँ पे 3 रिएक्शन आएगी एक्स वाई और मोमेंट के कारण, यहाँ पे भी 3 आएगी, यहाँ पे भी 3 आएगी, तो 3 × 3 = 9 एक्सटर्नल रिएक्शन हो गई, और इसमें जॉइंट जो है टोटल 9 आएंगी, ठीक है। तो अब हमें स्टैटिक इंडिपेंडेंसी का फॉर्मूला पता है। देखिए ये जो 2D स्ट्रक्चर है, ओके, और यहाँ पे 2D फ्रेम है। 2D फ्रेम के लिए जो फॉर्मूला होता है स्टैटिक का वो होता है, टोटल स्टैटिक इंडिपेंडेंसी का फॉर्मूला रहता है 3m + re - 3j। मेंबर की जगह हम 10 पुट कर देंगे, आर ई की जगह 9 पुट कर देंगे और जे की जॉइंट की जगह 9 पुट कर देंगे, तो हमारे पास टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी आ जाएगी 12। और हमें काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी का भी पूछा गया है, तो उसका फॉर्मूला रहता है 3j - re। देखिए जॉइंट की जगह हम 9 पुट कर देंगे, आर ई की जगह 9 पुट कर देंगे, तो डी के की वैल्यू आ जाएगी 18। तो इसका आंसर होना चाहिए 12,18। देखिए हमें किसी भी ऑप्शन में ये नहीं दिया गया है, लेकिन जो इसका आंसर होगा वो होगा 12,18, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिडक्शन ऑफ पीएच वैल्यू इन कंक्रीट इज रेफर्ड एज, देखिए पीएच वैल्यू जब कम होती है कंक्रीट में उसको क्या बोलते हैं। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हाइड्रेशन, ये करेक्ट गलत आंसर है। कार्बोनेशन, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और बाकी के तो फिर देखने की जरूरत नहीं है। देखिए कार्बोनेशन क्या हो जाता है कि जब CO2 का एडिशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का किसी के अंदर एडिशन होता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोनेशन। लाइम के अंदर अगर CO2 का एडिशन होता है तो उसको भी हम कार्बोनेशन बोलते हैं। अगर वही कंक्रीट के अंदर होता है तो उसको भी कार्बोनेशन प्रोसेस ही बोलते हैं। तो जब भी CO2 का एडिशन होता है, तो CO2 के एडिशन के बाद जो कंपाउंड फॉर्म होता है तो उसकी pH की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे H2 के अंदर CO2 का एडिशन होगा तो H2CO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि एक एसिड है, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो इसी तरह से अगर कंक्रीट के अंदर अगर CO2 ऐड होगा तो उसको कार्बोनेशन बोलेंगे, और उसका रिजल्ट क्या होगा, pH वैल्यू कम हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रीप कोफिशिएंट एट अ एज ऑफ 7 डे लोडिंग इज, देखिए हमें क्रीप कोफिशिएंट के बारे में पूछा गया है और 7 डे के बारे में पूछा गया है। तो हमें पता होना चाहिए कि क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, अलग अलग टाइम पे क्या क्या रहती है। देखिए 7 डे के लिए क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू रहती है 2.2, यही 28 डेज़ के लिए बाद ये 1.6 हो जाती है, और 1 ईयर के बाद ये हो जाती है 1.1। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, कम होती रहती है, घटती रहती है। तो 7 डेज़ के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम अलाउड डिफ्लेक्शन इन अ सिंपली स्पॉटेड RC बीम अंडर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म इलास्टिक एंड श्रिंकेज इफेक्ट। देखिए हमें क्वेश्चन पूछा गया है कोई भी RC बीम के अंदर डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, L/350, L/250, L/200 और L/175। देखिए इसका आंसर है मैक्सिमम अलाउड डिफ्लेक्शन, वो है ऑप्शन 2 L/250। यही अगर क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया होता कि मैक्सिमम अलाउड डिफ्लेक्शन कितना होगा आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फिनिशेज, अगर हम कोई भी प्लास्टर वगैरह कर देते हैं और तो उसके अंदर अलाउड डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो डिफ्लेक्शन अलाउड होता है, उसकी वैल्यू कम और कम हो जाती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1 L/350। लेकिन हमसे पूछा गया है विदाउट प्लास्टर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 L/250। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The maximum strain in a tension reinforcement having yield stress Fy and elasticity modulus ES in a flexural member shall not be less than,
देखिए हमें पहले फ्लेक्सुरल मेंबर के बारे में पूछा गया है। फ्लेक्सुरल मेंबर का हम इस तरह से एक डायग्राम देख लेते हैं। इस तरह से किसी भी आरसी बीम में बेंडिंग हो रही है और यहाँ पे उसका कोई भी रीइंफोर्समेंट जो है वो हमें दिया गया है। तो हमें पूछा गया है कि इस रीइंफोर्समेंट के अंदर जो है कितना अलाउड मैक्सिमम स्ट्रेन होता है कि एट द टाइम ऑफ फेलियर उसकी वैल्यू उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो होता है FYY 1.15 ES प्लस 0.002। यहाँ पे कई बार ये 1.15 किस गए ऊपर में 0.87 भी दिया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। यही हमें कंक्रीट के लिए पूछ लिया जाए तो कंक्रीट के लिए एट द टाइम ऑफ फेलियर जो वैल्यू रहती है वो रहती है 0.0035। तो ये भी हमसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What shall be maximum allowed anchorage length of U-type hook in a RC compression member? देखिए U-type hook की बात कर रहे हैं तो देखिए अगर हमारे पास देखिए एंकरेज लेंथ का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें याद रखना है। देखिए 45 डिग्री के एंगल के लिए हम 4 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द बार है उसकी लेंथ को हम इंक्रीज़ कर देते हैं। तो जो यू टाइप होगा उसके लिए जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 180 डिग्री यानी कि जो 45 के लिए जो वैल्यू आ रही है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगेन 4 से यानी कि हो जाएगा 16D। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। हमें याद रखना है 45 डिग्री अगर हम हुक देते हैं 45 डिग्री के एंगल पे तो उसका जो लेंथ जो एंकरेज लेंथ है वो 4D से इंक्रीज़ की जाती है। अगर हम L के लिए देते हैं यानी 90 डिग्री के लिए देते हैं तो 8 टाइम्स उसका आंसर हो जाएगा। और हम अगर U टाइप यानी कि 180 डिग्री का U देखते हैं उसके लिए 4 × 4 यानी कि 60 टाइम डायमीटर ऑफ द बार हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सेक्शन फॉर स्टील कॉलम सेक्शन? देखिए हमसे बोला गया है कि कौन सा मोस्ट सुटेबल सेक्शन होगा और वो भी स्टील कॉलम सेक्शन के लिए। तो इससे पहले हम देखते हैं कि IS कोड क्या बोलता है। देखिए कॉलम्स के लिए IS कोड बोलता है कि हम 2 तरह के जो है बीम्स यूज़ कर सकते हैं, ISHB या फिर ISHB। ISHB मतलब इंडियन स्टैंडर्ड हैवी वेट बीम। तो हैवी वेट बीम है उसी को हम एज ए कॉलम यूज़ करते हैं। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। जो बाकी के ऑप्शन हमें दिए गए हैं जो ISWB है और जो ISMB है ये रहा और ISLB है, तो ये हम यूज़ करते हैं बीम्स के लिए। कॉलम्स के लिए जो बीम हम यूज़ करते हैं वो रहता है हाई वेट बीम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए वेल्डेड प्लेट गर्डर हैज़ B/TF = 6.7, D/TW = 9.1. The section of the plate girder will be classified as टेक FY = 250 मेगापास्कल। देखिए हमें क्वेश्चन के अंदर B/TF की वैल्यू दी गई है और D/TW की वैल्यू दी गई है। हमसे पूछा गया है कि ये जो प्लेट गर्डर जो है वो कौन से सेक्शन को हम कौन से कैटेगरी के अंदर पुट करेंगे। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि इसके कौन कौन सी कैटेगरी हैं और इसको हम क्लासीफाई कैसे करते हैं। तो देखिए हमसे पहले एप्सिलॉन की वैल्यू निकालनी पड़ती है। एप्सिलॉन क्या होता है, वो होता है एप्सिलॉन = 250/FI का अंडर रूट। हम क्वेश्चन में FI की वैल्यू 250 ही दी गई है तो इसकी एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगी 1। अब देखते हैं कि कौन कौन सा, देखिए हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है वेल्डेड प्लेट सेक्शन। तो जो वेल्डेड प्लेट सेक्शन होता है वो डिपेंड करता है B/TF रेशियो पे। अगर B/TF रेशियो की वैल्यू अगर 8.4 एप्सिलॉन से कम होती है तो वो सेक्शन होगा प्लास्टिक। अगर वो वैल्यू होती है 8.4 से बड़ी होती है और 9.4 से छोटी होती है तो सेक्शन हो जाएगा कॉम्पैक्ट। अगर उसकी जो वैल्यू है B/TF की वो वैल्यू 9.4 से बड़ी होती है और 13.6 से छोटी होती है तो वो वेल्डेड सेक्शन हो जाएगा सेमी कॉन्टैक्ट। और 13.6 से अगर वैल्यू अगर बड़ी हो जाती है तो वो हो जाएगा सिलेंडर सेक्शन। तो हमें क्वेश्चन के अंदर वैल्यू B/TF की दी हुई है 6.7 तो वो आता है प्लास्टिक कैटेगरी में। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिक, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट मैक्सिमम प्रोजेक्शन ऑफ बियरिंग स्टिफनेस अटैच्ड अ स्टील बीम ऑफ अ वेब थिकनेस TW? देखिए हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि मैक्सिमम प्रोजेक्शन ऑफ अ बियरिंग स्टिफनेस, तो हमें उसकी मैक्सिमम प्रोजेक्शन बतानी है कि कितनी होगी और हमें दिया गया है कि वेब की थिकनेस TW है। तो देखिए पहले हमें कोड देखते हैं। कोड क्या बोलता है? कोड बोलता है कि जो मैक्सिमम थिकनेस है वो होती है 20 टाइम्स द वेब थिकनेस।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो ये हमें याद रखना है कि बेरिंग स्टिफनर के लिए जो मैक्सिमम प्रोजेक्शन रहती है उसकी वैल्यू होगी 20 TW। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजाइन स्ट्रेंथ इन अ टेंशन ऑफ अ स्टील प्लेट सब्जेक्टेड टू फेलियर बाय रप्चर मोड इज एक्सप्रेस्ड एज। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए जब फेलियर रप्चर के कारण होता है तो हम जो एरिया यूज़ करते हैं वो एरिया होता है नेट एरिया। तो जहाँ पे भी ग्रॉस एरिया दिया गया है तो वो ऑप्शन तो कट हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर है वो ये हो जाएगा, जहाँ पे गामा m1 है उसकी वैल्यू क्या हो रहेगी 1.25। ये भी हमें याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What shall be a width to thickness ratio for single angle section of a class 1 to prevent local buckling। जहाँ पे fy हमें 250 दिया गया है। देखिए हमें क्या पूछा गया है, सिंगल एंगल के लिए पूछा गया है कि क्लास 1 के अंदर लोकल बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए जो है विड्थ टू थिकनेस, विड्थ यानी कि हमें दी गया है b और थिकनेस दिया गया है TW। तो हमें पूछा गया है, देखिए कोड क्या बोलता है। देखिए कोड क्या कहता है कि हमें पहले एप्सिलॉन की वैल्यू पता होनी चाहिए। वही 250 दिया गया है तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें बोला गया कि जो है B/TW रेशियो जो है हमें बताना है क्लास 1 के लिए। देखिए प्लास्टिक को हम क्लास 1 बोलते हैं, तो प्लास्टिक के लिए क्या हो जाएगा कि जो भी एंगल सेक्शन है उसमें 9.4, एप्सिलॉन की वैल्यू 1 है तो इसका आंसर हो जाएगा 9.4 ऑप्शन 3। जो ऑप्शन जो 2 है वो हो जाएगा क्लास 2 के लिए, जो ऑप्शन 1 है वो हो जाएगा क्लास 3 के लिए। तो हमें ये कोडल प्रोविज़न याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सीमेंट हैज़ हायर कोरोजन रेजिस्टेंस। तो कौन से सीमेंट के ऑप्शंस में से दिया गया है वो जो है हायर कोरोजन रेजिस्टेंस रहती है। देखिए अगर सीमेंट के अंदर C3A की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो उसका कंटेंट अगर हम बढ़ा देते हैं तो वो ज़्यादा कोरोजन रेजिस्टेंस बन जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगर यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया होता है कि लेटर ऑन इन लेटर स्टेज हमें हायर स्ट्रेंथ चाहिए तो वो कौन से टाइप का जो सीमेंट होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा होता ऑप्शन 2। और हमसे पूछा गया होता है कि हमें सीमेंट के अंदर अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए तो कौन से टाइप का हम सीमेंट यूज़ करेंगे, तो ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन 3 C3S। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एयर स्लैकिंग टर्म इज़ यूज वन ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें एयर स्लैकिंग के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्लैकिंग क्या होती है, लाइम का साइकिल क्या होता है। देखिए लाइमस्टोन होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन बोलते हैं। जब उसको लाइमस्टोन को गर्म किया जाता है तो उसके अंदर CO2 जो गैस है, वो जो CO2 गैस है वो निकल जाती है और हमारे पास क्या बचता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम बोलते हैं। इस क्विक लाइम के अंदर अगर हम वाटर को ऐड कर दें, H2O को ऐड कर दें तो हमारे पास स्लैक्ट लाइम फॉर्म हो जाता है और जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। और ये जो जब वाटर इसके अंदर ऐड हो जाता है तो ये क्या करता है, स्लैक्ट लाइम एयर से CO2 को एब्जॉर्व करता है और एयर जैसे ही इसको एयर से हम CO2 को एब्जॉर्व करता है तो ये हार्डन होना स्टार्ट हो जाता है, इसकी हार्डनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है स्लैक्ट लाइम की, और ये फिर से लाइमस्टोन फॉर्म हो जाता है। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन दिए गए हैं लाइम्स गेट हार्डन ड्यू टू ह्यूमिडिटी। देखिए एयर के अंदर जो है एयर के अंदर ह्यूमिडिटी होती है, H2O प्रेजेंट होता है और साथ ही एयर के अंदर CO2 भी प्रेजेंट रहता है। तो ह्यूमिडिटी के साथ वो CO2 भी एब्जॉर्ब करके लाइम क्या हार्ड होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा कि एयर स्लैकिंग के कारण लाइम क्या होता है जो है हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अबाउट इंग्लिश बॉन्ड। तो हमें इंग्लिश बॉन्ड के बारे में पूछा गया है। तो हम सबसे पहले इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है उसका डायग्राम, उसकी पिक्चर देखते हैं। देखिए मैंने इंग्लिश बॉन्ड और फ्लैमिश बॉन्ड दोनों दे दिए हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप बॉन्ड्स के अंदर तो दोनों पिक्चर्स को कंपेयर करके देख सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में इंग्लिश बॉन्ड के बारे में पूछा गया है तो हम इस डायग्राम को ही देखेंगे। पहले हमें ऑप्शन दिए गए हैं ब्रिक्स इन वन लेयर आर लेड ऑन हेडर बॉन्ड एंड कोर्स अबो एंड बिलो आर स्ट्रेचर बॉन्ड। क्वेश्चन में दिया गया है कि जो पहली लेयर होती है वो हेडर होती है और ऊपर और जो नीचे वाली स्ट्रेच होती है वो स्ट्रेचर होती है। तो ऑप्शन जो 1 है जो वो करेक्ट है, यानी कि ये ट्रू है ये वाला स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रिक्स इन वन लेयर आर लेड ऑन स्ट्रेचर बॉन्ड एंड कोर्स अबो एंड बिलो आर हेडर बॉन्ड। तो ये भी सही है। इसमें ये अगर जो लेयर है वो
हेडर की है तो ऊपर और नीचे वाली स्ट्रेचर की होगी, तो ये 2 भी करेक्ट हो गया। एवरी लेयर इन अ ब्रिक इज लेड ऑन हेडर एंड स्ट्रेचर बॉन्ड, इसमें बोला गया है कि हर एक लेयर में हेडर के ऊपर स्ट्रेचर है और स्ट्रेचर के ऊपर हेडर है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। और तो ऑप्शन 4 क्या बोलता है, ब्रिक लेयर अलाइंड सच दैट वर्टिकल जॉइंट इज कंटिन्यूस। देखिए वर्टिकल जॉइंट होते हैं, ये जो जॉइंट हैं ये आपको दिख रहे होंगे, ये कंटिन्यूस नहीं है, तो जो 4th ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो इसमें कोई भी ऐसे वर्टिकल लाइन में सारे के सारे जॉइंट नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कमांड अलाउज यू टू टेक द रेक्टेंगल और ए स्क्वायर। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी कमांड का यूज़ किया जाता है रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर को फॉर्म करने के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, REC कमांड है जो उसको हम यूज़ करते हैं। देखिए जो R कमांड है उसका यूज़ किया जाता है रेड रो के लिए, यानी कि रिफ्रेश द डिस्प्ले इन द करंट व्यू पॉइंट, जो करंट व्यू पॉइंट है उसको रिफ्रेश करने के लिए हम R कमांड का यूज़ करते हैं, और R कमांड यूज़ की जाती है रेड रो के लिए। दूसरा है RE। देखिए RE हम यूज़ करते हैं रीजन के लिए, ताकि रीजनरेट द एंटायर ड्राइंग फ्रॉम द करंट व्यू पॉइंट, तो उसके लिए हम RE यूज़ करते हैं। और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए हम करते हैं REC कमांड, तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फाइल टाइप इज़ एन ऑटोकैड बैकअप फाइल। देखिए ऑटोकैड बैकअप फाइल के बारे में हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए बैकअप फाइल जो होती है वो होती है BAK, तो .BAK जो होती है ड्राइंग की बैकअप फाइल होती है। कोई भी ड्राइंग हम जब ड्रॉ करते हैं तो वो फाइल सेव होती है .DWG में। तो ऑटोकैड के लिए हमें जो फाइल सेव करते हैं वो होता है .DWG फॉर्मेट में सेव होती है, और जो उसकी बैकअप फाइल होती है वो .BAK में सेव होती है, तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कीबोर्ड की यूज फॉर ऑर्थो ऑन एंड ऑफ। तो ऑर्थो ऑन एंड ऑफ करने के लिए कौन सी हम की यूज़ करते हैं, देखते हैं सारी की किस काम में आती है। देखिए जो फंक्शन F3 है वो टॉगल ऑब्जेक्ट स्नैप मोड को ऑन ऑफ करने के लिए काम में आता है। जो F6 होता है वो डायनेमिक यूसीएस की काम में आता है। F7 होता है टॉगल ग्रिड मोड के लिए होता है। जो F8 होता है वो टॉगल ऑर्थो मोड के लिए होता है। यानी कि ऑर्थो मोड को ऑन एंड ऑफ करने के लिए जो की यूज़ काम में आती है वो होती है ऑप्शन 2 F8 की, ये तो हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज CAD स्टैंड फॉर। तो CAD की फुल फॉर्म क्या होती है, तो CAD की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी पॉइंट्स डू यू नीड टू डिफाइन फॉर द रेक्टेंगल कमांड। देखिए रेक्टेंगल कमांड को डिफाइन करने के लिए हमें कितने पॉइंट्स की ज़रूरत रहती है, तो इसका आंसर है 2 पॉइंट्स। देखिए अगर हमें कोई भी 2 पॉइंट्स पता हो तो हम एक रेक्टेंगल को डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमें ये 2 पॉइंट पता है तो हम ये इस तरह से रेक्टेंगल फॉर्म कर सकते हैं। तो हमें 2 पॉइंट की ज़रूरत है कोई भी रेक्टेंगल को डिफाइन करने के लिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 2 पॉइंट्स। इसी तरह हमारे जो 80 क्वेश्चन टेक्निकल पार्ट के हैं वो ख़त्म होते हैं। अब हम शुरू करेंगे राजस्थान जीके पार्ट जिसके 40 क्वेश्चन हैं। तो शुरू करते हैं राजस्थान जीके पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। इन विच इंस्क्रिप्शन आर द नेम्स ऑफ एंशियंट टाइम लाइक जबलीपुर शाकंभरी श्रीमल फाउंड। जबलीपुर शाकंभरी श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है, तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आमेर शिलालेख, चिरवे शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख और श्रृंगी ऋषि शिलालेख। तो ये जो तीनों हैं इन प्राचीन नगरों का जो उल्लेख मिलता है वो हमें बिजोलिया शिलालेख में मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोट डिग्गी सभ्यता का संबंध रहा है, तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से, चीन की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से या सुमेरिया की सभ्यता से। तो जो कोट डिग्गी सभ्यता है उसका संबंध जो रहा है वो रहा है हड़प्पा पूर्व की सभ्यता, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंदेल राज्य में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं था, तो हमें पूछा गया चंदेल अंपायर के बारे में। तो उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बुंदेलखंड, जजाक बुक्ती, महोबा और बरेली। तो जो चंदेल राज्य था उसके अंदर जो बरेली है वो सम्मिलित नहीं था, बाकी के जो 3 थे बुंदेलखंड, जजाक बुक्ती और महोबा वो चंदेल राज्य का ही पार्ट थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी ग्रंथ किसके राज्यकाल से समय चित्रित हुआ था, तो ये किसके राज्यकाल में श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी ग्रंथ है जो किसके राज्यकाल में चित्रित हुआ था। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मोकल, तेज सिंह, कुंभा और जयदेव। तो इसका जो आंसर है वो है तेज सिंह। देखिए क्वेश्चन के अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि ये श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी है ये कौन सी शैली का है, कौन से स्टाइल का है, तो ये मेवाड़ स्टाइल का है और ये तेज सिंह के राज्यकाल के अंदर चित्रित हुआ था, ये तो हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जाक बाबा की विशालकाय मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो हमें जाक बाबा की विशालकाय मूर्ति के बारे में बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नौ, मथुरा, रंग महल और नांद। देखिए ये जो मूर्ति है विशालकाय मूर्ति, तो ये हमें नौ से प्राप्त हुई थी और नौ है भरतपुर के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तोप डालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में है? तो ऑप्शन दिए गए हैं जयगढ़, नाहरगढ़, लोहगढ़ और जूनागढ़। तो जो तोप डालने का कारखाना है वो है जयगढ़ के अंदर, और जयगढ़ है राजस्थान में, हमारे जयपुर के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अचिंत्य भेदाभेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से है? तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जतन्य संप्रदाय, निम्बार्क, परनामी और लालदासी। तो इसका आंसर है जतन्य संप्रदाय। तो अचिंत्य भेदाभेदवाद का संबंध जो है जतन्य संप्रदाय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाथू, मुराद, रामलाल, अली राजा चित्रकारों का संबंध किस शैली से रहा है? तो ये जो 4 चित्रकार दिए गए हैं इनका संबंध कौन सी शैली से ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, बीकानेर शैली, कोटा चित्र शैली, किशनगढ़ चित्र शैली या बूंदी चित्र शैली। तो जो नाथू, मुराद, रामलाल और अली राजा है उनका संबंध बीकानेर चित्र शैली से रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमें एक साइड में हमें लेखक दिए गए हैं, राइटर दिए गए हैं, दूसरी साइड में उनकी बुक्स, उनकी रचनाएं दी गई हैं, तो हमें ये सम्मिलित करने हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है। तो हमें सबसे पहले दिया गया है हरिभद्र सूरी की रचना है धूर्ताख्यान, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है उद्धोतन सूरी की रचना है कुल्यमाला, तो ये भी करेक्ट है। जिनेश्वर सूरी की जो रचना है माधवानल कामकंदला, तो ये गलत है। और चौथा ऑप्शन है पद्मनाभ कान्हड़देव प्रबंध, तो ये करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बूढ़ी तीज मनाई जाती है। देखिए बूढ़ी तीज को ही हम बड़ी तीज भी बोलते हैं, तो ये जो मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। देखिए क्वेश्चन में पूछा जाए कि छोटी तीज कब मनाई जाती है, तो ये जो बड़ी तीज है इसके 1 महीने पहले यानी कि श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है छोटी तीज, और बड़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें फिर से लेखक दिए गए हैं और उनकी बुक्स दी गई हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है अवनींद्र नाथ ठाकुर की जो रचना है वो है बप्पादित्य, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। द्विजेंद्र लाल राय की रचना है राजस्थान का विषम, तो ये गलत है। ज्योतिरिंद्र नाथ की जो रचना है वो है चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण, तो बिल्कुल करेक्ट है। बंकिम चंद्र की रचना है राज सिंह, तो ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? बिंदोरी के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है किशनगढ़, जयपुर, जोधपुर या झालावाड़। जो बिंदोरी है वो झालावाड़ का प्रमुख लोक नृत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिए गए हैं गोकुल भाई भट्ट, जमनालाल बजाज, भोगीलाल पांड्या या सागरमल गोपा। तो डूंगरपुर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना की थी भोगीलाल पांड्या ने। बाकी ऑप्शंस के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए जो सिरोही प्रजामंडल है उसकी स्थापना की थी गोकुल भाई भट्ट ने, और जो जयपुर प्रजामंडल है उसकी स्थापना की थी जमनालाल बजाज ने, तो ये भी हमें याद रखना है। डूंगरपुर की ऑप्शन 3 भोगीलाल पांड्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लागत किसने लगाई थी? ऑप्शन दिए गए हैं पृथ्वी सिंह, किशन सिंह, केसरी सिंह और स्वरूप सिंह। देखिए बिजोलिया के अंदर जो तलवार लाग है उसकी जो लागत है, तलवार लाग के अंदर जो भी सेस इम्पोज किया था वो किया था पृथ्वी सिंह ने, तो हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोसिया क्या है? तो हमें कोसिया के बारे में बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं पंचभद्रा का नमक है, या राजस्व कर का नाम है, या दूरी नापने की इकाई है, या आभूषण का नाम है। तो जो कोसिया है वो पंचभद्रा के नमक को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व राजस्थान 25 मार्च 1948 का उद्घाटन किसने किया था? एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि 25 मार्च 1948 में जो पूर्व राजस्थान का एकीकरण हुआ था उसका 25 मार्च 1948 को कौन सा चरण था? दूसरा चरण था। तो उसका उद्घाटन किसने किया था? देखिए राजस्थान के जो प्रथम और दूसरे चरण के एकीकरण के अंदर जो उद्घाटन किया था वो किया था NB गॉडगिल ने, तो इसका आंसर हो जाएगा NB गॉडगिल। जो तृतीय चरण था उसका उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने, और जो 4th चरण था राजस्थान के एकीकरण का उसका उद्घाटन किया था सरदार पटेल में, तो हमें ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदयपुर में महिला मंडल 1935 की स्थापना किसने की थी? तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं दयाशंकर श्रोत्रिय ने,
रामशंकर गुप्ता ने, महादेवी वर्मा ने या जयशंकर अग्रवाल ने। देखिए उदयपुर के अंदर जो महिला मंडल है उसका जो स्थापना की थी वो की थी दयाशंकर श्रोत्रिय ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? तत्ववाद्य के बारे में पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जंतर, बापंग, दुक्काका और नागफणी। देखिए जंतर तत्ववाद्य है, बाकम्पी तत्ववाद्य है और दुक्काका भी तत्ववाद्य है। जो नागफणी है ये तत्ववाद्य नहीं है, ये फूक मार के बजाया जाने वाला जो वाद्य यंत्र है ये नाग की शेप में होता है और इसलिए इसे नागफणी बोलते हैं और इसको क्या है फूक मार के हम बजाते हैं, तो इसलिए ये जो है वो शुशुर वाद्य यंत्र है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर स्थित है। तो इसके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जोधपुर और कोटा। तो इसका मामा भांजा का जो मंदिर है वो जो स्थित है वो है डूंगरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज़ादी के पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कितने थे? देखिए आज़ादी के पूर्व 3 ठिकाने थे और 19 रियासतें थीं और ऑप्शन हमें दिए गए हैं, लावा ये ठिकाना था, कुशलगढ़ भी ठिकाना था, निमराना भी ठिकाना था। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में, अवरोही यानी कि जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में राजस्थान के जिलों का सही अनुक्रम क्या है? देखिए हमें घटते हुए क्रम के अंदर बताना है कि इनके क्षेत्रफल का सही क्रम क्या है। तो हमें 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं वो है कोटा, सिरोही, भरतपुर और बांसवाड़ा। देखिए इन चारों में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल क्या है? कोटा का है और सिरोही, फिर भरतपुर, फिर बांसवाड़ा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हमें एक साइड में पर्वत चोटियाँ दी गई हैं और दूसरी साइड में जिला दिया गया है। तो हमें बताना है कि पर्वत चोटियाँ इस जिले में जो है कि नहीं है, ये करेक्टली मैच करते हैं कि नहीं करते हैं। ऑप्शन 1 दिया गया है बिलाली जो कि अलवर के अंदर है, ये बिल्कुल करेक्ट है। बाबई जयपुर में है, ये गलत है, बाबई जो कि झुंझुनू में है। कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है, ये बिल्कुल सही है। जो बोजागढ़ या फिर भोजगढ़ है ये सीकर में है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बाबई जो कि है झुंझुनू में, जो हमें याद रखना है ये जयपुर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला भौतिक प्रदेश है। देखिए राजस्थान में कौन सा भौतिक प्रदेश सबसे ज़्यादा फैला हुआ है? वो है मरुस्थली रेगिस्तान जो है राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, जो कि 60% अप्रोक्स 60% एरिया कवर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मरुस्थली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है और उसके बाद खारा हो जाता है? देखिए लूनी नदी जो है वो अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है और जैसे ही वो बाड़मेर के बालोतरा गांव में पहुंचती है तो उसके बाद उसका जो पानी है वो वहाँ के उपस्थित ज़मीन में नमक की उपस्थिति के कारण वहाँ से आगे जो है खारा हो जाता है। तो जो बालोतरा है जो बाढ़ के अंदर, तो वहाँ तक तो पानी मीठा रहता है, बालोतरा के बाद पानी जो है खारा हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देखिए जो चंबल नदी का जो उद्गम होता है ये जानापाव की पहाड़ियाँ जो एमपी में है वहाँ से उसका उद्गम होता है। तो इसका आंसर हो जाए जानापाव की पहाड़ियाँ। और जो नाग पहाड़ है वहाँ से लूनी नदी का उद्गम होता है, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में अल्प वर्षा का मूल कारण क्या है? तो राजस्थान में अल्प वर्षा का मूल कारण पूछा गया है। ऑप्शंस हैं समुद्र से दूरी, ये बिल्कुल सही है। रुस्तल का विस्तार, ये भी करेक्ट है। अल्प वनावरण, वनों की कमी, ये भी कारण है। अरावली श्रेणी का विशिष्ट दिक् स्थापन, देखिए अरावली की जो स्पेशल जो टिपिकल ओरिएंटेशन है वो भी उसका कारण है। तो मेरे हिसाब से तो चारों ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किन जिलों में मिलती है? तो हमें जलोढ़ मिट्टी के बारे में पूछा है कि कहाँ मिलती है। कोटा, बारां और झालावाड़ जो एरिया है वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी कि ये करेक्ट हो जाएगा। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा यहाँ पे लाल काली मिट्टी पाई जाती है। सिरोही, उदयपुर, राजसमंद और यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है मुख्यतः। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में किन जिलों का सर्वाधिक क्षेत्रफल वनों के अंतर्गत आता है? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन से जो डिस्ट्रिक्ट है उसका आता है, ये पूछा गया है। करौली का, बारां, चित्तौड़गढ़ या उदयपुर? तो देखिए जो इसका आंसर है उदयपुर। उदयपुर का लगभग 30% एरिया जो है उदयपुर का डिस्ट्रिक्ट का 30% एरिया वहाँ पे जो वन है 30% एरिया के अंदर। तो इसका आंसर है उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
राई व सरसों के उत्पादन में राजस्थान के अग्रणी जिले कौन से हैं? 2009 और 10 के अकॉर्डिंग हमें बताना है राजस्थान में राई और सरसों के उत्पादन में राजस्थान के अंदर कौन से अग्रणी जिले हैं। तो इसका जो आंसर है देखते हैं क्या होगा। ऑप्शंस देंगे सवाईमाधोपुर, बारां, हनुमानगढ़, टोंक, कोटा, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, गंगानगर, जयपुर, दौसा, करौली। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3 अलवर, भरतपुर और गंगानगर के अंदर सबसे ज़्यादा राई व सरसों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित पशुओं में से सबसे अधिक संख्या किसकी है? 2012 के अकॉर्डिंग हमें पूछा गया है कौन सा जो टाइप का जो पशु है उसकी जो जनसंख्या राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। तो पहले देखते हैं कि कौन कौन से पशु और कहाँ से उनकी जनसंख्या क्या है। देखिए जो गोट है, जो बकरी है, वो 2.16 करोड़ जनसंख्या अकॉर्डिंग टू 2012 और सबसे ज़्यादा जो बकरियां हैं वो बाड़मेर में हैं। बकरी और जो शीप हैं, भेड़ें हैं, वो सबसे ज़्यादा बाड़मेर में पाई जाती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो बकरी की है। उसके बाद नंबर आता है कैटल्स का, उसके बाद नंबर आता है बफेलो का, उसके बाद आता है शीप का। तो जो बकरियाँ हैं वो बाड़मेर में, गायें जो हैं उदयपुर में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, बफेलो जो जयपुर में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से पशु की है, तो उसका आंसर हो जाएगा बकरी, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें ये सम्मिलित करना है कि इधर अभ्यारण्य दिए गए हैं और इधर उनकी विशेषताएं दी गई हैं। तो पहले हम देखते हैं कौन कौन से अभ्यारण्य दिए गए हैं। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का, फुलवारी की नाल और शेरगढ़। इधर हमें उनकी विशेषताएं दी गई हैं। सांपों की शरण स्थली, मानसी बाकल नदियों का प्रवाह क्षेत्र, रीसस बंदर व लंगूर और रामसर आदर भूमि। पहले हम देखते हैं कि ये जो अभ्यारण्य कहाँ कहाँ स्थित हैं। देखिए जो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान है वो करौली में है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है वो अलवर के अंदर है, फुलवारी की जो नाल है वो उदयपुर में है और जो शेरगढ़ है वो बारां के अंदर है। जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो एक रामसर वेटलैंड साइट है, तो इसका हो जाएगा करेक्ट 4, ए का 4 हो जाएगा। सरिस्का जो है वो बाघों के लिए और रीसस बंदर और लंगूर के लिए फेमस है, तो इसका हो जाएगा बी का 3। फुलवारी की जो नाल है वो जो है वो है उदयपुर में, इसका मतलब है वहाँ पे मानसी और बाकल नदी का प्रवाह क्षेत्र है। और जो शेरगढ़ है वो है सांपों की शरण स्थली के लिए, तो डी का हो जाएगा 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किस जिले में सिंचित कृषि भूमि सबसे अधिक है? 2009 और 10 के अकॉर्डिंग हमसे बताना है कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इरिगेटेड क्रॉपलैंड कहाँ पे है राजस्थान के अंदर। ऑप्शन दिए गए हैं अलवर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और जयपुर। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2 गंगानगर। देखिए गंगानगर में सबसे ज़्यादा नहरों से सिंचाई होती है, हमें याद रखना है। जो सबसे ज़्यादा जो कुओं से सिंचाई होती है उसका जो आंसर है वो है जयपुर में। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा तालाबों से सिंचाई कौन से डिस्ट्रिक्ट में होती है, तो उसका आंसर है भीलवाड़ा में। तो हमें ये सब चीज़ें भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम में पहचानिए। तो चंबल नदी पे कितने बांध हैं? 4 तरह के बांध हैं, चारों के ऑप्शन में हमें दिए गए हैं। हमें बताना है कि हमें बतानी है रिवर के फ्लो के अंदर कौन सा पहले आता है और कौन सा बाद में आता है। तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से बांध है। देखिए जो गांधी सागर बांध है वो मंदसौर एमपी में है, राणा प्रताप सागर बांध है वो चित्तौड़गढ़ में है, जवाहर सागर जो बांध है वो बोराबास कोटा में है, और कोटा बैराज है जो कोटा के अंदर। जो सबसे पहले डेवलप हुआ था, जो कंस्ट्रक्ट हुआ था वो था गांधी सागर बांध, उसके बाद बना कोटा बैराज, उसके बाद जो बना वो राणा प्रताप सागर, उसके बाद चौथे नंबर जवाहर सागर। तो ये हमें क्या है, इनके ईयर भी याद रखने हैं। जो ये 1 2 3 4 है ये रिवर की डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, उसी के अकॉर्डिंग जो है ये 1 2 3 4 जो नंबर दिए गए हैं। इसका मतलब पहले सबसे पहले आएगा गांधी सागर, उसके बाद राणा सागर, उसके बाद जवाहर सागर, फिर कोटा बैराज। इसको आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कुल सतही जल संसाधनों के राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है? तो हमें ये बताना है कि सरफेस वाटर जो रिसोर्सेज हैं राजस्थान के अंदर उसका कितना % है ये टोटल इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं, टोटल इंडिया के जो सरफेस वाटर रिसोर्सेज हैं उसका कितना % अवेलेबल है राजस्थान के अंदर। तो इसका आंसर है 1.16% है। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया होता है कि ग्राउंड वाटर कितना है राजस्थान में कंपेयर टू द इंडियन रिसोर्सेज ऑफ ग्राउंड वाटर, तो इसका आंसर हो जाता है 1.7। लेकिन हमसे पूछा गया है सरफेस वाटर का, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.616। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि पश्चिमी राजस्थान में भूल पर्यावरणीय आपदा क्या है? व्हाट इज़ द की एनवायरमेंटल क्राइसिस इन वेस्टर्न राजस्थान? देखिए वेस्टर्न राजस्थान के अंदर हमें ऑप्शन दी गई है। सोइल इरोजन बिल्कुल होता है, वाटर स्कार्सिटी भी है, डेजर्टिफिकेशन भी बहुत होता है, और ड्रॉट्स और फेमाइन भी फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से 4 ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राजस्थान का कौन सा भू क्षेत्र अवैध खनन के कारण गंभीर पारिस्थितिक संकट झेल रहा है? तो हमसे पूछा गया है कि विच टेरिटरी ऑफ राजस्थान इज फेस्ड विद एक्यूट इकोलॉजिकल क्राइसिस ड्यू टू इलीगल माइनिंग। तो राजस्थान के अंदर इलीगल माइनिंग कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा हो रही है और वहाँ के जो कंडीशंस हैं वो बहुत बुरे हैं। ऑप्शन दिए गए हैं साधन अरावली, हड़ौती, आबू ब्लॉक या नॉर्दर्न अरावली। देखिए जो उत्तरी अरावली है, नॉर्दर्न अरावली है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंडीशन जो ख़राब है, अभी बहुत ज़्यादा अवैध खनन हो रहा है, भूमाफिया वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खनिज जिसके उत्पादन में राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है। देखिए जो मोनोपोली है, जो कौन से ऐसे मिनरल की जो राजस्थान में मोनोपोली है इंडिया की बात अगर हम करें तो वो है वोलास्टोनाइट, और तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें ये बताना है कि ये मिनरल्स दिए गए हैं, ये उनके माइनिंग एरिया दिए गए हैं, बताना है कि ये जो करेक्टली मैच है नहीं। तो हमें दिए गए हैं मिनरल सिल्वर, कॉपर, टंगस्टन और जिप्सम। पहले देख लेते हैं कि ये जो चारों जो मिनरल्स दिए गए हैं ये राजस्थान में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। देखिए ये सिल्वर, कॉपर, टंगस्टन और जिप्सम की जो मुख्य जो खाने हैं, जो मेन माइंस हैं जो राजस्थान के अंदर, वो हमें दी गई हैं। तो दिया गया सिल्वर का रामपुरा ओगोचा। देखिए रामपुरा ओगोचा जो भीलवाड़ा के अंदर है, सिल्वर की खान है, ये ऑप्शन करेक्ट है। ओके, और कॉपर का दिया गया है स्लम्बर। तो जो कॉपर है उसका जो दिया गया है स्लम्बर, तो ये स्लम्बर उदयपुर में है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा दिया गया है टंगस्टन डिगाना के अंदर, तो टंगस्टन की जो है डिगाना जो नागौर है वहाँ पे खान है, बिल्कुल सही है। चौथा दिया गया है जिप्सम। देखिए जो जिप्सम की खाने हैं वो है गोथ, मंगलोद या बंदवासी जो तीनों नागौर में है, जामसर जो बीकानेर में है, मोहनगढ़ जो कि जैसलमेर है। इसके अलावा राजस्थान में हनुमानगढ़, श्री गंगानगर इन एरिया के अंदर भी जिप्सम पाया जाता है, लेकिन ये जो केसर देसर है यहाँ पे नहीं पाया जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इसी तरह हमारे पेपर 3 के 120 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपको आइडिया लगा होगा कि राजस्थान JEE के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। बिजनेस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर के डेली क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप बिजनेस वर्ल्ड के टेलीग्राम चैनल पे जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और साथ ही इन वीडियो से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किए जाते हैं, जिनके अंदर आपको क्वेश्चन और सॉल्यूशन साथ में दिए जाते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको रिवीजन करना हो तो डायरेक्टली आप उन इमेजेस रीड आउट करके रिवीजन भी कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंदर दिया गया है। इसके साथ ही आप बिजनेस वर्ल्ड को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए, और साथ ही इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।